फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका ज्ञानोवा यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2026 से मई 2026 के अंतर्गत इकोनॉमी सेगमेंट का जितना भी पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। हम पहले मई पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद अप्रैल, फिर मार्च, फिर फरवरी और फिर मई का। फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सर्वप्रथम मई का महीना, आर्थिक घटनाक्रम। खाद्यान्न एवं अन्य कृषिगत उत्पादन संबंधी आंकड़े जारी किए गए हैं। फसल वर्ष 2025-26 के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो आंकड़े हैं वो इस प्रकार। खरीफ खाद्यान्न, ठीक, यानी खरीफ का जो समय रहता है, ठीक है, उस समय पर कितना खाद्यान्न पैदा हुआ, तो 1741.44 लाख टन, ठीक है। रबी खाद्यान्न 1745.13 लाख टन। खरीफ चावल का उत्पादन 1239.28 लाख टन। सभी लाख टन पर है, एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, अब बार बार नहीं, ठीक है। उसके बाद रबी चावल 167.20। खरीफ श्री अन्न, देखिए रबी और खरीफ, रबी जो खरीफ फसल होती है वो जुलाई में लगभग बोई जाती है और अक्टूबर के महीने तक उसका घर में फसल आ जाती है, फिर उसके बाद रबी स्टार्ट हो जाता है। तो ये रबी और खरीफ में अंतर ही है। तो खरीफ श्री अन्न 123.43, रबी श्री अन्न 30.98 लाख टन। इसके बाद खरीफ मोटे अनाज 425.89 लाख टन। रबी मोटे अनाज ये 213.41 लाख टन। कुल खरीफ तिलहन 265.33 लाख टन। रबी तिलहन ये 144.65 लाख टन। कपास का उत्पादन हुआ 290.91 लाख गांठे। उसके बाद गन्ना का उत्पादन 5001.97 लाख टन। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। और खरीफ खाद्यान्न 1741.44 लाख टन और रबी खाद्यान्न 1745.13 लाख टन। खरीफ चावल 1239.28 लाख टन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, ये वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमाओं पर जो ब्याज दर रहेगा वो 8.25% रहेगा। और ये ध्यान रखें कि ब्याज दर में घटाव और बढ़ना, ये दोनों चीज़ें वित्त मंत्रालय की मंजूरी के पश्चात ही होती है। जब उसमें वित्त मंत्रालय अपना मंजूरी दे देता है उसके बाद ही ब्याज दरों में प्लस माइनस होता है। 2025-26 की पहली 3 तिमाहियों में जो चालू खाते के घाटे में कमी हुई है, ये आरबीआई की रिपोर्ट बताती है। तो जैसे अब डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऐसा आता नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आता है उसमें इस टाइप का कोई लाइन दिया हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा, अब उसमें दिया है कि चालू खाते का घाटा हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है, तो आपको पता है कि चालू खाते का घाटा नहीं, कम हो रहा है, आरबीआई ने रिपोर्ट दी है, तो आप वहाँ से एलिमिनेट कर देंगे क्वेश्चन को, सॉरी जो आपका विकल्प है, तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ें जानकारी के लिए ज़रूरी होती है। अब हाल ही में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ट्राई की रिपोर्ट आई है जो कि टेलीफोन उपभोक्ताओं और टेली डेंसिटी के संबंध में जारी करता है, यानी हमारे देश में कितने लोग फ़ोन यूजर्स हैं, कितने लोग गांव में कितने परसेंट है, शहर में कितने परसेंट है, इस प्रकार का। तो टेलीफोन कनेक्शनों की जो कुल संख्या है वो 1306.14 करोड़ ओवरऑल। उसमें वायरलेस और वायरलाइन, ठीक है ना, वायरलेस में है 1258.77 करोड़ और जो वायरलाइन है वो वायरलाइन जैसे पहले चलता था ना, WLL वो रहता था, तो उस तरह का तो वो वायरलाइन हो जाता है, तो ये 47.37 करोड़। शहरी उपभोक्ता कुल, यानी टेलीफोन कनेक्शन है उसमें कुछ शहरी हैं कुछ ग्रामीण हैं, तो उसमें इसमें से शहरी उपभोक्ता कितने हैं 762.44 करोड़ और जो ग्रामीण उपभोक्ता हैं वो 543.70 करोड़। यद्यपि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, गांव में, लेकिन सर्वाधिक जो उपभोक्ता है टेलीफोन का कौन है, शहरी, क्योंकि गांव में सभी लोगों के पास मोबाइल की सुविधा होना संभव नहीं है, ठीक है। टेली डेंसिटी परसेंटेज में वो है 91.74 और इसी को अगर देखा जाए तो शहरों में है 88.41%, सॉरी
ये नहीं, हाँ सॉरी, तो यहाँ पर क्या है कि टेली डेंसिटी जो परसेंटेज में है 91.74, ठीक है, और वायरलेस का है 88.41% और वायरलाइन का है 3.33%। टेली डेंसिटी, जो टेली डेंसिटी शहरों में है वो 148.92%, यानी शहरों में ज़्यादा है, एक व्यक्ति के पास दो दो फोन भी है, तो 148.92%। ग्रामीण क्षेत्र में जो टेली डेंसिटी है वो 59.63%। शहरी उपभोक्ताओं का जो परसेंटेज है वो 58.37% और ग्रामीण उपभोक्ताओं का परसेंटेज 41.63%। देखिए ये इकोनॉमी वाला सेक्शन है, तो इकोनॉमी में क्या होता है कि थोड़ा सा आंकड़े रहते हैं, तो आप इनको 2-3 बार देखेंगे पीडीएफ को तो इजीली आपको याद हो जाएगा। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 1007.36 करोड़। अब इन्हीं से क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे निकल के आते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछा जाएगा। अब इट्स टेली डेंसिटी में जो बिहार है वहाँ सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम कहाँ पर है? बिहार में, पूरे भारत में टेली डेंसिटी, और उसका जो 61.88%, ठीक, याद रखिए। यूपी दूसरे नंबर में सबसे कम 69.74% और एमपी तीसरे नंबर में सबसे कम 72.33%। कर्नाटक देखा जाए तो राज्यों में सबसे अधिक टेली डेंसिटी कहाँ पर है? कर्नाटक में। इससे पहले हिमाचल थी, अब कर्नाटक हो गई, तो 127.85%। और दिल्ली, अगर ओवरऑल पूछा जाए कि स्टेट और यूटी में सबसे नंबर वन कौन है टेली डेंसिटी में, तो दिल्ली है, ठीक है। अगर यूटी में पूछा जाए तो दिल्ली है, पर केवल राज्यों में पूछ लिया जाए तो कर्नाटक है। तो दिल्ली में है 359.50%, ठीक है, ये सबसे अधिक यूटी और स्टेट में कर्नाटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्राई की रिपोर्ट है, टेलीफोन कनेक्शन की कुल संख्या 1306.14 करोड़ और उसमें से टेली डेंसिटी का परसेंटेज 91.74%। बिहार सबसे कम 61.88%, यूपी सेकेंड नंबर पर 69.74%, कर्नाटक राज्यों में सर्वाधिक और दिल्ली स्टेट और यूटी में सर्वाधिक। चलिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025, ये इसकी जो गणना है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेलबींग रिसर्च सेंटर द्वारा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के तहत किया जाता है, ठीक है। कुल 147 देश की रैंकिंग में शामिल किया गया है। भारत का स्थान 116वां है इस बार और 2 अंक का सुधार हुआ है, क्योंकि पिछली बार 118 था भारत का इसको स्थान। 2023 से 25 के आंकड़ों पर ये रैंकिंग जारी की गई है। सूचकांक की गणना 7 मानकों पर आधारित है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कितने मानकों पर आधारित है? 5, 7, 6, 4, तो 7 मानकों पर। शीर्ष 3 देश, फिनलैंड सेकेंड, आइसलैंड थर्ड, डेनमार्क। तो जो इसका फिनलैंड का स्कोर है 7.764। निचले 3 देश यानी सबसे कम जो है हैप्पीनेस जो इंडेक्स में स्थिति है वो आपकी अफगानिस्तान की है, 147वां रैंक है, क्योंकि 147 देशों को ही शामिल किया गया है। और उसके बाद 146वां स्थान सिएरा लियोन, 145वां स्थान मलावी का। पड़ोसी देशों की बात करें तो सबसे अच्छी स्थिति चीन की, दूसरे नंबर नेपाल, तीसरे पाकिस्तान और भारत का चौथा स्थान है। थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाती है कि पाकिस्तान से भारत का 1 प्लेस नीचे। और ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर चीन 65वें स्थान पर, नेपाल 99वें स्थान पर, पाकिस्तान 104 और भारत 116वें स्थान पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 का संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के तहत भारत का 116वां स्थान है, 2 अंक का सुधार हुआ है। उसके बाद शीर्ष जो स्थान है वो फिनलैंड को प्राप्त हुआ है, निचला स्थान सबसे अफगानिस्तान को और भारत का चौथा स्थान है पड़ोसी देशों में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलें। उसके पहले आप लोगों के लिए एक जानकारी, ज्ञानोवा यूट्यूब चैनल की तरफ से करंट अफेयर्स प्रोग्राम 2026 लॉन्च किया गया है, जो लगातार कार्यरत है।
प्रगतिशील है। ये 5 स्टेप पर वर्क करेगा। पहला स्टेप सेगमेंट आधारित, दूसरा आपका संपूर्ण माह आधारित, और तीसरा है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, चौथा मैराथन क्लासेज, और पांचवा मिसलिनियस टॉपिक्स। ये दोनों चीज़ें एग्जाम के समय पर होंगी, और ये तीनों जो आपकी चीज़ें हैं ऊपर की, वो लगातार चलती रहेंगी। चलिए अपने महत्वपूर्ण टॉपिक पर, इकोनॉमी के अंतर्गत ही अभी चल रहा है। तो युद्ध के साथ साथ आर्थिक संकट से जूझ रहे ईरान में 1-1 करोड़ रियाल की करेंसी नोट जारी हुई है। तो ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में कहाँ पर 1-1 करोड़ की रियाल की करेंसी नोट जारी हुई, तो ईरान है आपका। ठीक है, बस। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। राज्यों की राजकोषीय स्थिति का आकलन करने के लिए नीति आयोग के द्वारा ये दूसरा संस्करण है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक का, क्योंकि पहला संस्करण जो जारी किया गया था जनवरी 2025 में, पर दूसरे संस्करण में 18 राज्यों के साथ साथ 10 छोटे राज्य, यानी जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं या हिमालयन रीजन के जो स्टेट हैं, उनको शामिल किया गया। पर फर्स्ट जो आपका संस्करण था उसमें केवल 18 राज्यों को शामिल किया गया था। इसका जो आकलन है 5 स्तंभों पर आधारित है। ठीक है, 5 स्तंभों पर आधारित है। पहला है व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता। ये 5 चीजें देखी जाती हैं, उसके आधार पर रैंकिंग बनाई जाती है। इसमें 4 श्रेणियों पर इस बार राज्यों को रखा गया। पहला अचीवर, जिसमें 3 राज्य हैं। नंबर 1 पर ओडिशा, सेकंड गोवा, थर्ड झारखंड। जो ओडिशा का जो स्कोर है 73.1, और जो फ्रंट रनर है उसमें 6 राज्यों को रखा गया है। प्रथम स्थान गुजरात का है फ्रंट रनर में। परफॉर्मर में 5 राज्य और मध्य प्रदेश नंबर 1। एस्पिरेशनल में 4 राज्य, प्रथम केरल, और ये 4 टोटल 4 श्रेणियों में दिया गया है। उत्तर प्रदेश फ्रंट रनर में शामिल है, 8वां स्थान प्राप्त हुआ इसे, और इसका जो स्कोर है 41.9। बिहार परफॉर्मर में है, 12वां स्थान प्राप्त हुआ और स्कोर 30.9। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। ठीक है, और इसमें नंबर 1 पर ओडिशा, नंबर 2 पे गोवा और नंबर 3 पे झारखंड। 73.1 स्कोर है किसका? ओडिशा का। उत्तर प्रदेश और बिहार ये यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और ये बीपीएससी 70N2, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश फ्रंट रनर 8वां स्थान 41.9, बिहार परफॉर्मर 12वां स्थान और स्कोर 30.9। ठीक है, चलते हैं। आरबीआई ने केंद्र सरकार से कहा अगले 5 वर्षों तक जो खुदरा मुद्रास्फीति है उसे 4 ± 2, यानी 4 औसतन है, प्लस मतलब 6 तक आप ले जा सकते हैं मैक्सिमम बुरी से बुरी हालत में, और आपको प्रयास करना है -2 अर्थात 2 तक लाए। तो 4 ± 2 इतना ही आपको रखना है। ये केंद्र सरकार से कहा गया है आरबीआई द्वारा। अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नेक्स्ट टॉपिक। अस्पतालों का विस्तार हुआ है लोकसभा में, ऐसा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा बताया गया है। वर्तमान में फरवरी 2026 तक 36,229, ठीक है ना, अस्पताल इसके दायरे में आ चुके हैं। इसमें से 19,483 सरकारी और 16,746 निजी अस्पताल शामिल है। ये भारत सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है और दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ये सितंबर 2018 में रांची से इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत गरीब व कमजोर जो परिवार के लोग हैं उनको 5 लाख का सालाना कैशलेस इलाज किया जाता है, और 70 वर्ष के जो वृद्धजन हैं वो किसी भी परिवार को हों, वो गरीब हों, कमज़ोर हों, कैसे भी हों, उन सभी लोगों को इसके अंतर्गत रखा गया है। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 36,229 अस्पताल 2018 में रांची से प्रारंभ, और ये याद रखिएगा 70 वर्ष से अधिक जितने वृद्धजन हैं उनको सभी को शामिल कर लिया गया।
पीएम किसान सम्मान निधि 22वीं किस्त जारी हुई है 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कहाँ से? असम के गुवाहाटी से। और 9.32 करोड़ पात्र किसानों के बैंक के खाते में पैसा गया। कुल जो राशि रही वो 18,640 करोड़ की राशि। केंद्र द्वारा फरवरी 2019 में यह सम्मान निधि शुरू की गई थी। इसके तहत पात्र किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक दिया जाता है, 3 किस्त में 2-2 हज़ार करके। पहली किस्त 24 फरवरी 2019 को जारी हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक ही है कि ये 22वीं किस्त है और असम की गुवाहाटी से इसको प्रधानमंत्री जी ने जारी किया है। नारियल उत्पादन में भारत प्रथम स्थान, ठीक है। वैश्विक उत्पादन का 30.7% योगदान नारियल उत्पादन में भारत का है और 12,390 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होती है। 21,373.62 मिलियन नारियल प्रतिवर्ष उत्पादित होता है और इसका जो औसत उत्पादकता है नारियल का वो 9,871 नारियल प्रति हेक्टेयर है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ये है कि नारियल उत्पादन में नंबर 1 पर भारत, नंबर 2 इंडोनेशिया, 3 फिलीपींस, 4 श्रीलंका। भारत में अगर देखा जाए तो कौन सा राज्य सबसे अधिक है? केरल, 2 कर्नाटक, 3 तमिलनाडु। यानी जो साउथ की स्टेट है आपका केरल, कर्नाटक, ठीक है ना, केरल, कर्नाटक, ये कर्नाटक हो गया आपका, ये आपका केरल हो गया और ये आपका तमिलनाडु। ये तीनों साउथ के जो स्टेट है वहाँ पर होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है, भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, ये 4 विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले देश और भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। भव्य योजना, इसका फुल फॉर्म है भारत औद्योगिक विकास योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में भव्य योजना बोला गया। इसे 18 मार्च को मंजूरी दी गई कैबिनेट के द्वारा। इसका उद्देश्य है 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करना और इसके तहत मूल्यवर्धित और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना है। इसकी कुल लागत इसकी कुल लागत 33,600 करोड़ रुपए। इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भव्य योजना के तहत 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। कितने? 100, ये याद रखिए। और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा कि भारत औद्योगिक विकास योजना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाँ, तो 11वां करंट अफेयर्स हमारी जो शॉर्ट नोट्स पीडीएफ है वो क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि रिच कंटेंट है, क्रिस्प एंड इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स और 15 से 20 पेज की पीडीएफ रहती है। रिवीजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 130 से 150 पेज की पीडीएफ रहती है पूरे साल की, 400-500 पेज का कबाड़ नहीं रहता और इसे आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। बस आपको एक काम करना है, वीडियो जरूर देखा, तभी आप अंडरस्टूड हो पाए। चलिए, ये हमारे जुड़ने के लिए सोशल मीडिया हैंडल और ये मोबाइल नंबर। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं अप्रैल माह का डिस्कशन। अप्रैल माह में क्या कुछ हुआ इसको देखते हैं। आर्थिक घटनाक्रम, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति आकलन है, ठीक है, जो कि नए आधार वर्ष 2026 के तहत इसका किया गया है और इसका जो आकलन है वो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात एनएसओ के द्वारा किया जाता है। तो डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो एनएसओ के द्वारा किया जाता है और ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है एनएसओ। पूर्व में 2012 था, यानी आधार वर्ष 2026 में चेंज किया गया है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए नया आधार वर्ष 2026 कर दिया गया है। पहले ये 2012 था, ठीक है। और जो नया सूचकांक है तो उसके अंतर्गत, यानी जब आधार वर्ष चेंज किया गया और उसके आधार पर जब नया सूचकांक बनाया गया तो इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। जैसे 358 वस्तु एवं सेवाओं पर आधारित आकलन होता है और 358 में 308 वस्तु होती हैं और 50 सेवाएं होती हैं, ये याद रखिएगा।
और ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ऐसा है जिसमें वस्तु और सेवाएं दोनों सम्मिलित की जाती हैं, ठीक है। और इसका आकलन करने के लिए शहरी बाजारों की संख्या 1460 और ग्रामीण बाजारों की संख्या 1465 ली गई, यानी गांव के 1465 और शहर के 1460 बाजारों को आकलित किया गया और उसी के आधार पर किया गया। जो खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी 2026 है, तो उसके अकॉर्डिंग पूरे भारत की मुद्रास्फीति 2.75% है, ठीक है। और ग्रामीण स्तर पर 2.73 और शहरी स्तर पर 2.77, यानी ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में जो मुद्रास्फीति है वो अधिक है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पॉइंट है कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, एनएसओ के द्वारा, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और इसका आधार वर्ष क्या है, 2026। पहले क्या था, 2012। इसमें वस्तु एवं सेवाओं दोनों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। कितनी वस्तु और सेवाएं हैं, 358। बस हाँ, एक पॉइंट ये है 2.75% की मुद्रास्फीति है। चलिए हाँ, इसी से रिलेटेड है कि इस सूचकांक में 12 डिविजन्स बनाए गए हैं, ठीक है। जो सूचकांक बनाया जाता है उसमें सर्वाधिक भारांश खाद्य एवं पेय पदार्थ यानी 36.75% दिया गया है। यानी वस्तु और सेवाओं में सबसे अधिक जो भारांश है, यानी सबसे अधिक जो व्यक्ति यूज करता है वो खाद्य एवं पेय पदार्थ है, 36.75%। और सबसे कम मनोरंजन, खेल एवं संस्कृति, यानी भारत अगर विकसित बन जाए तो मनोरंजन, खेल और संस्कृति का जो भारांश है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सर्वप्रथम हमारी जो ज़रूरत है आज के समय पर वो खाद्य एवं पेय पदार्थ यानी पेट भरना। मनोरंजन, खेल, संस्कृति तो दूर की बात है, तो इसमें सबसे कम भारांश रहता है। और जो विकसित राष्ट्र हैं उनका भारांश मनोरंजन, खेल एवं संस्कृति पर काफ़ी बड़ा रहता है, ठीक है। इसका मात्र 1.52%। याद रखें कि एनएसओ जो है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अलावा, सीपीआई मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अलावा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और जीडीपी के आंकड़े जारी करता है। ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जीडीपी के आंकड़े भारत में कौन जारी करता है, एनएसओ। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है, एनएसओ। सीपीआई अर्थात उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है, एनएसओ। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है यूपीपीसी या बीपीएससी में। और जहां सीपीआई के लिए आधार वर्ष इन्होंने चेंज कर दिया, पर ये आपके ये दोनों जो हैं इसके लिए आधार वर्ष अभी 2022-23 है, ठीक है। 2022-23, 24 नहीं है, सॉरी, मतलब चेंज कर दिया गया है, तो इसके लिए 2024 और इन दोनों के लिए आधार वर्ष 2022-23, ठीक है। चलिए ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक मौद्रिक नीति। तो ये आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति जारी किया जाता है। मौद्रिक नीति जारी करने की एक परिषद है वो जारी करती है। इस बार कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज। ये फरवरी 2026 के अंतिम आंकड़े हैं। तो इसमें जो आपका रेपो रेट है वो 5.25, ट्रिपल आर मतलब रिवर्स रेपो रेट ये है आपका 3.35, एचडीएफ 5, बीआर मतलब बैंक रेट 5.50, एमएसएफ रेट 5.50, सीआरआर मतलब कैश रेशियो रिजर्व ये 3 है, और एसएलआर जो लिक्विडिटी रेशियो होता है वो 18 है, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, कभी एग्जाम में आ जाता है तो आप इसको हल कर लेंगे। इसके पहले वाले मंथ में इसका विस्तृत मैंने अध्ययन कराया है, उसमें कंपैरिजन भी किया गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति। इसकी गणना केंद्र सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो थोक मूल्य सूचकांक जो के आधार पर जो मुद्रास्फीति है उसका आकलन कौन करता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, केंद्र सरकार। इसका आधार वर्ष 2011-12 है। देखिए कुछ समय बाद इसका आधार वर्ष 2022-23 कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी इसको चेंज नहीं किया गया, 2011-12 है, ठीक है। इसमें
जैसे सीपीआई में वस्तु और सेवा दोनों था, इसमें केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। और 10 माह 1 पॉइंट यानी लास्ट के 10 माह में 1.81% की वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति चल रही है, ठीक है। चलिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर, 16वें वित्त आयोग की सिफारिश है। तो आप लोगों को पता होगा कि अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था और इन्होंने 17 नवंबर 2025 को रिपोर्ट अपनी राष्ट्रपति को सौंप दी। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री जो भारत की हैं उन्होंने सदन में रखा इस रिपोर्ट को। तो यहाँ से स्टैटिक पार्ट के अगर क्वेश्चन पूछे कि जो वित्त आयोग है अपनी रिपोर्ट किसे देता है, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फिर वित्त मंत्री को देता है और वित्त मंत्री सदन में रखता है। केंद्रीय करों में राज्यों को 41% का हिस्सा, याद रखिएगा, इस बार निर्धारित किया गया है, पहले भी था 15वें वाले में 41% याद रखिएगा। और इस 41% का क्षैतिज विभाजन, यानी विभिन्न राज्यों को, जैसे आप अब इन लोगों के पास मान लीजिए 10,000 रुपये आया, ठीक है, अब 10,000 को विभिन्न राज्यों में देना है, यानी ऐसे समझिए कि टोटल 10,000 टैक्स आया जो जिसमें राज्यों को हिस्सा देना है। अब इस 10,000 में 4100 रुपये यानी 41% देना है, तो 4100 रुपये राज्यों के लिए इन्होंने रिजर्व कर दिया। अब इस 4100 में विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग क्षैतिज विभाजन किया गया कि इस राज्य को इतना दिया जाएगा। उसी के आधार पर सभी को दिया गया कि भाई इतना इसके परसेंट दिया जाएगा। उसमें जो प्रमुख हैं तो वो बता देता हूँ मैं। जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी सबसे ज़्यादा किसे दिया जाता है, उत्तर प्रदेश को। इस बार 17.62%, ठीक है। और लास्ट ईयर की अपेक्षा, लास्ट ईयर नहीं, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अकॉर्डिंग 17.94% उत्तर प्रदेश के लिए अलॉट हुआ था और इसमें कमी की गई है, ठीक है। बिहार दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता, 10.06% 15वें में था और ये घटकर 9.95% हो गया। तो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये यूपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने अपने राज्य के लिए। सिक्किम सबसे कम हिस्सा सिक्किम का है, यानी 0.34%। पहले कितना था, 0.39%, यानी इसका भी घटा, इन सब लोगों का घट रहा है। चलिए कर्नाटक सर्वाधिक वृद्धि, ठीक है। तो सर्वाधिक वृद्धि कर्नाटक, जहां पहले 15वें वित्त आयोग में 3.65% था, अब इसका हिस्सा 4.13% हो गया, यानी प्लस हुआ, सर्वाधिक वृद्धि। मध्य प्रदेश सर्वाधिक कमी, ठीक है ना, पहले इसका हिस्सा 7.85% था, अब ये घटकर 7.35% हो गया। तो ये महत्वपूर्ण आपके बिंदु हैं। जो सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश का, दूसरा सबसे बड़ा बिहार, सबसे कम हिस्सा सिक्किम, सर्वाधिक वृद्धि कर्नाटक, सबसे कम सर्वाधिक जो कमी हुई वो मध्य प्रदेश में। तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना, समझिए, एकदम रट लीजिएगा। प्रत्येक राज्य को हिस्सा देने के लिए मानदंड, यानी जो एक मानदंड रखा जाता है कि प्रत्येक राज्य को जब क्षैतिज विभाजन करेंगे किसको कितना देना है, तो एक मानदंड है जिसमें आय की दूरी वो 42.5% माना जाता है, इसको वेटेज दिया जाता है। जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार 17.5% का वेटेज है इसको। क्षेत्रफल 10% का वेटेज, वन एवं पारिस्थितिकी का 10%। मतलब ये सब देख लीजिए कि अगर आप फॉरेस्ट्री और इकोसिस्टम पर अच्छे से काम कर रहे हैं तो ये भी ऐड किया जाता है इसमें। जनसंख्या प्रदेश, ठीक है, 10%। कर और राजकोषीय प्रयास, इसको पहले था इसमें, पर इसको अब खत्म कर दिया गया है। जीडीपी में योगदान पहली बार ये लाया गया मानदंड के रूप में, तो 10% का मान इसको रखा गया है, ठीक है। 2026 से 31 के लिए 9,47,409 करोड़ रुपए का अनुदान की व्यवस्था की गई है, ठीक है।
यानी सरकार, केंद्र सरकार 9,47,409 करोड़ रुपए का अनुदान दे सकती है 2026 से 31 के बीच में, जिसके अंतर्गत 7,91,493 करोड़ रुपए स्थानीय सरकारों को अनुदान दिया जाएगा और 1,55,816 करोड़ रुपया आपदा प्रबंधन के लिए, यानी कहीं आपदा आ जाता है, जैसे खासतौर पर ये आपके जो पूर्वी तटीय राज्य हैं, यहाँ पर बंगाल है, आपका आंध्र प्रदेश, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर सब तमिलनाडु, तो आता रहता है चक्रवात वगैरह, तो कोई भी आपदा है उसके लिए आप दे सकते हैं। अनुदान जो मिलेगा उसके लिए 3 मानदंड बनाए गए हैं, जब उसको पूरा किया जाएगा तब मिलेगा अनुदान। पहली बात, संविधान के अनुसार स्थानीय निकायों का गठन होना चाहिए। स्थानीय निकायों के अनंतिम और ऑडिट किए गए खातों को पब्लिक डोमेन में प्रकाशित करना होगा। ठीक है, तो पब्लिक डोमेन में जब खाते प्रकाशित करेंगे तभी आपको मिलेगा। और तीसरा, राज्य वित्त आयोग का समय से गठन होना चाहिए। ये 3 मानदंड पहले पूरे करने होंगे, तभी किसी राज्य के स्थानीय निकाय को या आपदा से संबंध में अनुदान दिया जा सकता है। केंद्र सरकार को राजकोषीय घाटे जीडीपी का 3.5% रखने का सुझाव दिया गया है। कितना? 3.5%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, 3.5% याद रखिएगा, राजकोषीय घाटा जीडीपी का। राज्यों के लिए राजकोषीय घाटे की जो सीमा है जीएसडीपी का 3%, यानी 3% से अधिक नहीं होना चाहिए किसी भी राज्य का जो राजकोषीय घाटा है जीएसडीपी का, यानी राज्य की जितना बजट है। बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण की बात की गई है इसमें, और 308 निष्क्रिय उद्यमों की समीक्षा की जाए एवं जरूरत हो उसे बंद कर दिया जाए। कितने? 308। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जो पीएसईज हैं, यानी सरकारी उद्यम, उनको 4 वर्ष में, लगातार 4 वर्ष में अगर 3 वर्ष घाटे में है तो कैबिनेट के विचारार्थ के लिए रखा जाना चाहिए और जरूरत पड़े तो विनिवेश कर दीजिए। ठीक है, तो ये सब चीजें थी जो 16वें वित्त आयोग ने सिफारिशें की और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। 25 लाख टन गेहूं की निर्यात की अनुमति हुई है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है पर 25 लाख टन याद रखिएगा। कच्चे जूट की एमएसपी, तो कच्चे जूट जिसे टीडी ग्रेड 3 बोला जाता है, इसकी एमएसपी को बढ़ाया गया है और ये जो एमएसपी जारी किया जाता है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। ये समझिए कि किसी भी एग्जाम में छपा क्वेश्चन है, आ जाएगा। ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा ही एमएसपी जारी किया जाता है, ये याद रखिए, गन्ने का छोड़ करके। ठीक है, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में सीएसीपी बोलते हैं। और इस बार 5,925 रुपये प्रति कुंटल एमएसपी रखा गया है और जो वृद्धि है वो 275 रुपये प्रति कुंटल हुई है। और जो एमएसपी जारी करने का एक आइडियल कंडीशन है, 2018-19 के बजट में ये व्यवस्था की गई कि 1.5 गुना, यानी जो लागत है उसका 1.5 गुना होनी चाहिए एमएसपी। ये अमेरिका के द्वारा जो अधिक टैरिफ लगाया गया था उसी से संबंधित इसे रेसिप्रोकल टैरिफ बोला गया और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध करार दिया गया। दरअसल आपने देखा होगा कि भारत का जो टैरिफ था, भारत के लिए जो लगाता था अमेरिका, वो 18% था, फिर इसने बढ़ाकर 25% कर दिया और दंडात्मक रूप से कि आप रसिया से क्यों तेल खरीद रहे हैं बढ़ा करके डबल कर दिए, यानी 50%। अब ऐसे जो है बेफिजूल के जो टैरिफ दर बढ़ाई जा रही थी, इसको लेकर के वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध करार दिया है कि ये भाई गलत चीज़ है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय लेखा अनुमान, नेक्स्ट टॉपिक। ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है ये आंकड़े। इसका आधार वर्ष 2022-23 है, ये याद रखिएगा। इस बार का जो लेखा अनुमान है हमारा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और कुल कीमतों पर जीवी है। तो प्राथमिक क्षेत्र में 24-25, 25-26, 24-25 में 4.9 था और ये घट करके माइनस होकर के 2.6%। द्वितीय क्षेत्र में 8 था 24-25 में और ये बढ़कर 9.1%। तृतीय क्षेत्र में 7.9 था और ये कितना हो गया? 9, और कुल
7.3 था, बढ़ करके 7.7 हो गया। यानी अगर लेखानुमान प्राथमिक क्षेत्र की बात की जाए तो इस समय 2.6%, द्वितीयक 9.1%, तृतीयक 9%, कुल कीमतों पर जीबीए 7.7%। हाँ, तो नेक्स्ट जो मंथ है हमारा अब मार्च का, और मार्च में क्या कुछ हुआ देखते हैं। आर्थिक घटनाक्रम, पहला टॉपिक है विदेशी मुद्रा कोष। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा कोष 2025 में आरबीआई के पास जो है कुल 696.610 अरब डॉलर, ठीक है, इतना हमारे पास है आरबीआई के पास। और ये एक अच्छे संकेत हैं कि लास्ट ईयर की अपेक्षा 56.33 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। ठीक है, और विदेशी मुद्रा कोष जो होता है उसके अंतर्गत टोटल 4 मदें आती हैं। पहला विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, और दूसरा स्वर्ण, तीसरा विशेष आहरण अधिकार अर्थात इसे एचडीआर बोलते हैं, और चौथा रहता है आईएमएफ के, जो हमारी आईएमएफ में भारत का पैसा सुरक्षित रखा हुआ है वो इसमें ऐड किया जाता है। तो ठीक है, तो विदेशी मुद्रा कोष आरबीआई के पास 2025 के कितना है 696.610 अरब डॉलर, और वृद्धि कितनी हुई है 56.33 अरब डॉलर की। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है, यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी, दोनों में इसके बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी मुद्रा कोष का पार्ट नहीं है, या इसके अंतर्गत कितने मदें आती हैं। तो याद रखिएगा, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार अर्थात एचडीआर, और आईएमएफ के पास सुरक्षित जो राशि है, ये चारों चीजें सम्मिलित होती हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पर। भारत का कुल बाह्य ऋण, यानी हमारे देश के पास कितना कितना कर्ज है। तो हाल ही में वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट आई है, उसमें ये आंकड़े दिए गए हैं। तो कुल बाह्य ऋण है हमारा 746 अरब डॉलर का, और जिसके अंतर्गत दीर्घकालिक ऋण 609 अरब डॉलर का। ऐसा माना जाता है कि जो दीर्घकालिक ऋण होता है वो ज़्यादा हो तो हमारे या किसी भी देश की इकोनॉमी अच्छी कंडीशन में है। ऋण तो सभी देश लेते हैं, पर अगर दीर्घकालिक ऋण ज़्यादा है तो इकोनॉमी अच्छी कंडीशन पे है, क्योंकि दीर्घकालिक ऋण जो होता है वो इन्वेस्ट किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, बड़ी बड़ी परियोजनाओं में, तो वो अच्छा संकेत माना जाता है। तो भारत में दीर्घकालिक ऋण ही सबसे ज़्यादा रहता है 81.6%, और अल्पकालिक जो ऋण है वो 137 अरब डॉलर का है, और परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से 18.4%। जीडीपी के परसेंटेज के रूप में, यानी जो हमारा बाह्य ऋण है वो जीडीपी के परसेंटेज के रूप में 19.2%। तो बाह्य ऋण, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। तो दीर्घकालिक ऋण कितना है 609 अरब डॉलर, परसेंटेज में 81.6। अल्पकालिक ऋण 137.0 अरब डॉलर, परसेंटेज में 18.4। जीडीपी के परसेंटेज के रूप में 19.2, टोटल 746। ये याद रखिएगा 746 अरब डॉलर। ठीक है, तो ये अभी आरओ का एग्जाम हुआ था जुलाई 2025 में, तो उसमें हमारा ये ऐसे ही क्वेश्चन आया था, भारत का बाह्य ऋण कितना है, इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए चलते हैं। हाँ, तो इसी के अंतर क्या है, मुद्राओं की दृष्टि से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास जो ऋण है या कर्ज है वो हम लोग डॉलर में लेते हैं, सेकंड में रुपए, और थर्ड में एन, फोर्थ में एसडीआर, और फिफ्थ में यूरो। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो ऋण है वो डॉलर में है। एनएसओ का अनुमान 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर 7.4%, ये याद रखिएगा। एनएसओ का है 7.4%। निर्यात तैयारी सूचकांक, नेक्स्ट टॉपिक। तो हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ सालों से नीति आयोग के द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया जाता है, और ये कुल 4 स्तंभों पर आधारित है। इसका पहला स्तंभ है, मतलब 4 चीजें देखता है तब उसके अकॉर्डिंग सूचकांक तैयार करता है, किसी भी राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश का।
तो पहला उसका जो आधार है स्तंभ, वो निर्यात अवसंरचना, कैसी आपके निर्यात के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा व्यापार परितंत्र, तीसरा नीति एवं शासन, चौथा निर्यात प्रदर्शन। ये 4 चीजें शामिल की जाती हैं। और टोटल 36 राज्य एवं केंद्र शासित जो प्रदेश है उनको शामिल किया गया है। 4 श्रेणियों में दिया गया है, यानी बड़े राज्य, ठीक है, बड़े राज्य, छोटे राज्य, पूर्वोत्तर के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये 4 श्रेणियां हैं। और इस बार याद रखिएगा कुछ चौंकाने वाले हमारे तथ्य हैं कि जो 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात, इनका कुल निर्यात में भारत का में 56% योगदान है, ठीक है। और भारत के जो 680 जिले हैं कुल, उसमें से 100 जिले टॉप कंडीशन पर हैं और उनकी हिस्सेदारी 88% है, याद रखिए। और भारत की जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट है उनकी भागीदारी 38% है। और यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गौतम बुद्ध नगर टॉप 10 में शामिल है, ठीक। कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। तो इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि निर्यात तैयारी सूचकांक किसने जारी किया? नीति आयोग पहला, ठीक है। और 4 स्तंभों पर है, बस इतना ही पूछेगा। और इसमें गौतम बुद्ध नगर याद कर लीजिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अब जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा उसकी तरफ चलते हैं। तो इसने 2 तरह से अपना सूचकांक जारी किया, एक बड़े राज्यों का जिसके अंतर्गत 17 राज्य हैं, और दूसरा जो सूचकांक था वो छोटे राज्यों, पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेश सभी को मिलाकर जारी किया। तो बड़े राज्यों में महाराष्ट्र नंबर 1, सेकंड तमिलनाडु और थर्ड गुजरात। इन बड़े राज्यों में 8 राज्य अग्रणी में आते हैं, 4 राज्य चैलेंजर में और 5 राज्य आकांक्षी जिले में आकांक्षी राज्यों के रूप में आते हैं। यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उत्तर प्रदेश किसमें शामिल है? अग्रणी राज्यों में। और उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 4वां। बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार किसमें शामिल है? चैलेंजर में, ठीक है, चैलेंजर में शामिल है। और बिहार का स्थान कौन सा है? 17वां, ठीक है। अंतिम स्थान झारखंड का। छोटे राज्यों या ये वाला जो है, तो इसमें नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 जम्मू एंड कश्मीर और नंबर 3 नागालैंड, ठीक। इसमें अग्रणी 9 राज्य हैं, मतलब छोटे राज्य पूर्वोत्तर के और सभी यूटी मिला के 9 राज्य अग्रणी, चैलेंजर में 5, आकांक्षी में 5। अंतिम स्थान लक्षद्वीप का है, ये जरूर याद रखिए। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यह है कि बड़े राज्यों में नंबर 1 पर कौन? महाराष्ट्र। छोटे राज्यों में नंबर 1 पर उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में, बिहार चैलेंजर राज्यों में। उत्तर प्रदेश का स्थान 4वां और बिहार का 17वां। लास्ट झारखंड और इसमें लास्ट लक्षद्वीप। बस ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगले टॉपिक पर चलें, एक छोटी सी जानकारी है कि अमेरिका ने भारत के आयातों पर 18% का अमेरिकी टैरिफ कर दिया, जो पहले पिछले मंथ में आपने पढ़ा होगा 50% कर दिया था, तो इन्होंने अब 18% कर दिया। उर्वरक उत्पादन पर एक नज़र दौड़ाते हैं। ये हाल ही में रिपोर्ट आई है केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। इसमें बताया गया है कि भारत ने रिकॉर्ड 2025 में 524.62 लाख टन का उत्पादन किया, ठीक है। उर्वरकों की कुल खपत का 73% हम लोग घरेलू उत्पादन से ही संभव करते हैं। और देश में जो उत्पादन है यूरिया का, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, डीएपी का क्रमशः 87%, यानी हम 87% देश में ही उत्पादन करते हैं यूरिया का, 90% डीएपी का और एनपीके का, और डीएपी का 40%। ये जो यूरिया होती है जब हम, ठीक है ना, जब हम खेत पर जब फसल आ जाती है तो उसके बाद इसको डाला जाता है। और डीएपी अति महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसे खेत में जब अनाज बोते हैं तो उस समय मिला करके बोया जाता है।
तो इसका उत्पादन कम होता है, 40% होता है। MOP यानी म्यूरिट ऑफ पोटास, इसका है आपका, इसको आयात किया जाता है, ठीक है, ये भारत में उत्पादित नहीं होता। भारत विश्व में उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता सॉरी और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उर्वरक उत्पादन की जो रिपोर्ट है वो केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय 524.62 लाख टन। हम लोग 73% घरेलू उत्पादन से ही संभव करते हैं। यूरिया, NPK, DAP 87%, 90%, 40%, ठीक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दो बड़े पॉइंट, सबसे बड़ा उपभोक्ता सेकंड नंबर का है और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक। तो भारत के विदेशी व्यापार के आंकड़े, ठीक है, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब परीक्षा की जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट बेस पे, ठीक है, बनाते हैं। जैसे अब इसमें बना देंगे कि भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है, आयात घट रहा है, व्यापार शेष बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा, जब आपको ये जानकारी होगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तीन तरीके से होता है। वस्तुगत व्यापार यानी वस्तुओं का व्यापार कैसा होता है, आयात निर्यात। सेवाओं का व्यापार, सेवाओं का आयात निर्यात। और दोनों को मिला करके तो तीन तरीके के आंकड़े हैं। पहला वस्तुगत व्यापार, तो ये 2 वर्ष का कंपेरिजन है, पिछले वर्ष 2024-25 का और 25-26 में का है। वस्तुगत व्यापार का निर्यात 24-25 में जहाँ $322.41 अरब रहा, सभी आंकड़े अरब डॉलर में है, ठीक है। वहीं 2025-26 में $330.29 अरब, आयात $546.36 अरब, वहीं 25-26 में $578.61 अरब। व्यापार शेष ये -223.95 रहा और बढ़ करके ये -248.42। तो देखिए निर्यात भी बढ़ रहा है और आयात भी बढ़ रहा है और व्यापार का जो शेष है, अधिशेष, वो भी बढ़ रहा है। पर ये याद रखिएगा कि वस्तु का हम लोग निर्यात की अपेक्षा आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात की अपेक्षा आयात ज़्यादा करते हैं। सेवाओं में निर्यात $285.53 अरब का और बढ़ करके ये $303.97 अरब। आयात 150.01 और उसके बाद ये बढ़कर ज़्यादा नहीं बढ़ा पर बढ़ा 152.23। निवल प्राप्तियाँ 132.52 और 151.74 अरब डॉलर में, सभी आंकड़े अरब डॉलर में। अब इसमें क्या है, ये सेवाओं का व्यापार है, तो इसमें जो निर्यात है वो ज़्यादा है, आयात कम होता है। तो भारत में वस्तु सेवाओं का निर्यात ज़्यादा है। देखिए ये 285, ये 303 है और ये 152 है। कितना, 152। तो सेवा में जो व्यापार है वो निर्यात हम लोग इसमें ज़्यादा करते हैं। वस्तु और सेवा दोनों को मिला दिया जाए तो कुल निर्यात 607.93 और बढ़ करके 634.26 अरब डॉलर। कुल आयात 696.37 अरब डॉलर और बढ़ करके 730.84। व्यापार अधिशेष -88.43 और फिर आगे बढ़ा -96.58। चलिए, दुलहस्ती चरण सेकंड जल विद्युत परियोजना, ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला में ये परियोजना स्थापित की गई है। चिनाब नदी पर है, 260 मेगावाट की ये जल विद्युत परियोजना है। इसके पहले दुलहस्ती फर्स्ट 390 मेगावाट की चल रही है, ये 2007 से चल रही है, ठीक है। इसका जो संचालन है वो राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के द्वारा किया जाएगा और ये बूट मॉडल पर है। बूट मॉडल मतलब पहले बिल्ड करना, फिर ऑपरेट एंड ट्रांसफर, मतलब पहले बनाएगी कोई कंपनी, उसका अपना मालिकाना हक रखेगी, फिर उसको ऑपरेट करेगी और लास्ट में सरकार को ट्रांसफर कर देगी। समझ रहे हैं? तो देश बिक नहीं रहा है, देश तरक्की कर रहा है। इस मॉडल पर काम करता है। 2021 में हस्ताक्षर हुआ था जम्मू कश्मीर सरकार और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के आपस में।
ये रन ऑफ द रिवर परियोजना है। रन ऑफ द रिवर ये होता है कि जैसे जल है तो इसको आप कहीं पर जलाशय के रूप में नहीं एकत्रित करेंगे, न कहीं न कोई बांध बनाएंगे, बल्कि जो फ्लो हो रहा है बहते हुए पानी पे आपको जल विद्युत परियोजना कंप्लीट करनी है। उसका कारण ये कि इस पे पाकिस्तान का भी हक है। इस पानी पर तो पाकिस्तान विरोध करेगा और फिर इंटरनेशनल लेवल की बातें हो जाएंगी, तो इसलिए इसको फॉलो किया जाता है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट दुलहस्ती चरण सेकंड जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट? 260 मेगावाट। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। कौन सा जिला है? किश्तवाड़ जिला। उसके बाद इसका संचालन कौन करेगा? तो राष्ट्रीय जल विद्युत निगम। किस मॉडल पर है? वोट मॉडल पर। रन ऑफ द रिवर परियोजना है ये। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर। मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स, ये अगला टॉपिक है हमारा। ये हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के बीच में स्वतंत्र व्यापार समझौता अर्थात FTA संपन्न हुआ, जिसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स बोला गया है। ये 18 वर्ष पहले से चर्चा चल रही है और जब बातें संपन्न हुई तो उस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा व यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन दोनों ये उपस्थित थे। 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन पर अंतिम रूप दिया गया। 28 जून 2007 इसकी जो नींव है वो 28 जून 2007 को ब्रुसेल्स बेल्जियम में रखी गई थी और 2013 में किन्हीं कारणों से रुकी। फिर 17 जून 2022 से पुनः प्रारंभ बात करना शुरू हुआ। औपचारिक देखिए अभी बातचीत संपन्न हो गई है, अब डील एक तरीके से फाइनल हो गई है, पर हस्ताक्षर नहीं हुआ है। पर औपचारिक हस्ताक्षर में लगभग 6 महीने लग जाएंगे। तो ये मत मानिएगा ये चालू हो गया है, डील अभी चालू नहीं हुआ। भारत से निर्यात ऐसा अनुमान है कि भारत से जो निर्यात होंगी 9,425 वस्तुओं का उन पर कर की छूट होगी। यूरोपियन यूनियन यूरोपीय संघ 22वां हमारा पार्टनर है जिसके साथ हमारा स्वतंत्र व्यापार समझौता हुआ है। इसके पहले भारत ने 21 देशों के साथ कर चुका है। तो स्वतंत्र व्यापार समझौता भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ, जिसे हम मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स बोलते हैं। और ठीक है, और ये कब हुआ? 27 जनवरी को नई दिल्ली में। इसकी शुरुआत 2007 ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुई थी और ये जो आपका यूरोपीय संघ है वो 22वां हमारा पार्टनर है ये सब। और ये अब डिस्कशन रहेगा फरवरी माह का। फरवरी माह में कौन सी घटनाएं घटी, इससे संबंधित कौन सा करंट अफेयर्स है, सभी का अध्ययन करते हैं। आर्थिक घटनाक्रम अर्थात इकोनॉमी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। पहला टॉपिक है भारत जी राम जी अधिनियम 2025। ठीक, 2005 में नरेगा के नाम से एक योजना आती है जिसके अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी इच्छुक वयस्क हैं और 100 जो रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं उनको 100 दिन के रोजगार की बात कही गई और उस संबंध में एक योजना आती है। बाद में इसका 2009 में नाम परिवर्तित कर मनरेगा कर दिया गया, क्योंकि उसमें नरेगा के नाम के पहले महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया और इसे जो पहले योजना थी उसको अब अधिनियम के रूप में स्थापित किया गया। अब वर्तमान सरकार ने इसे परिवर्तित कर कुछ परिवर्तन कर नए रूप में लेकर आई और इसके लिए एक बिल लेके आती है जिसका नाम रहता है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025, जिसे शॉर्ट फॉर्म में VVG रामजी एक्ट कहते हैं। और इसमें जो परिवर्तन किया गया वो 125 दिन का रोजगार अब मिलेगा। पहले जहाँ 100 दिन का रोजगार था अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा। जो किसान कल्याण मंत्री हैं केंद्रीय शिवराज सिंह चौहान, वो इस बिल को सदन में प्रस्तुत किया और जो इसके बाद लोकसभा में 16 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया था और इस बिल को पारित किया गया 18 को लोकसभा में और 18 को ही राज्यसभा में।
क्योंकि दिन के समय लोकसभा में पारित कर दिया गया और देर रात तक ये इस बिल पर डिस्कशन चला, तो रात में राज्यसभा में पारित किया गया। तो 18 को ही लोकसभा और 18 को ही राज्यसभा में पारित कर दिया। 21 दिसंबर को राष्ट्रपति की मुहर लगने के साथ ही ये अधिनियम बन गया। याद रखें कि ये जो आपकी योजना है, जो अब एक्ट के रूप में काम कर रही है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। और इसमें जो वित्त पोषण होता है उसके दो तरीके के कैटेगरी हैं। एक ऐसी कैटेगरी है जो नॉर्थ ईस्ट और हिमालयी राज्य हैं, उनके साथ केंद्र सरकार का जो शेयर है, जो रेशियो है, वो 10 और 90 का रहता है। यानी 10% जो वित्त पोषण है वो राज्य सरकार करेगी या केंद्र शासित प्रदेश जो भी है, एग्जाम्पल ग्रुप में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, तो 10% वो करेंगे और 90% केंद्र सरकार करेगी। लेकिन इन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के साथ में 40-60 का रेशियो रहता है, यानी 40% ये राज्य करेंगे और 60% केंद्र सरकार देगी। और इसमें एक प्रावधान किया गया कि 15 दिन के अंदर आप यदि रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक है, मनरेगा में काम करने के इच्छुक है, वीबी जी राम जी जो एक्ट है उसके अंतर्गत रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, तो 15 दिन के अंदर आपको कार्य मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और इसमें नेक्स्ट जो प्रावधान है कि फसल कटाई जो बुनाई का समय रहता है, खासतौर पर जो मार्च और अप्रैल का महीना रहता है, उस समय 60 दिन तक किसी प्रकार का रोजगार नहीं दिया जाएगा इसके अंतर्गत, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि में कटाई बुनाई होती है और उसके बिना फसल का घर आना असंभव होता है। तो उसके लिए मजदूर खेत पर जाएं, इसके लिए इन्होंने ऐसा प्रावधान किया। और इसमें जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति का प्रावधान कर दिया है तथा एआई की इस्तेमाल की भी बात बोली गई है, ठीक है। तो ये हमारा था और इसको इस बार काफ़ी डिफाइन किया गया है और इसके 4 क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। पहला कि जल संबंधी कार्यों से जल सुरक्षा के क्षेत्र में काम करेगा, ठीक है। ग्रामीण अवसंरचना के क्षेत्र में काम किया जाएगा। आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा है, एग्जाम्पल के रूप में गांव में सड़क बनना है, ये ऐसी चीज़ें इसके तहत निर्माण कार्य होगा। और मौसम में चरम परिवर्तनों के असर को कम करने हेतु विशेष कार्य किया जाएगा इसके तहत। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भारत जी राम जी अधिनियम 2025 है। इसके अंतर्गत अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इसका शॉर्ट फॉर्म वीवी जी राम जी एक्ट है और ये जो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा 18 दिसंबर को पारित किया जाता है, 21 दिसंबर राष्ट्रपति। उसके बाद इसमें केंद्र प्रायोजित योजना है, याद रखिएगा। इसका वित्त पोषण 10-90 का रेशियो है जो उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्य हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों के लिए 40-60 का रेशियो है। और यदि आपको 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कटाई बुनाई के समय 60 दिन तक आपको कोई कार्य नहीं मिलेगा। बायोमेट्रिक उपस्थिति, एआई का इस्तेमाल। और ये याद रखिए कि इसके बैकग्राउंड में अगर जाए तो ये 2005 में आया था 100 दिन के रोजगार के साथ। बाद में इसे परिवर्तित कर महात्मा गांधी यानी मनरेगा कर दिया गया 2009 में, और 2009 में ये एक्ट के रूप में स्थापित। पहले केवल योजना थी, अब एक्ट के रूप में स्थापित, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, फिनो पेमेंट्स बैंक, ठीक है। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ये निर्णय लिया कि जो फिनो पेमेंट्स बैंक था, जो पहले पेमेंट्स बैंक के रूप में काम कर रही थी, उसे स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अब स्थापित कर दिया, ठीक है। कि अब पेमेंट्स बैंक, जो फिनो पेमेंट्स बैंक था, वो अब स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में कार्य करेगी। और इसका पहला ही इसकी एलिजिबिलिटी होती है कि जो पेमेंट्स बैंक कम से कम 5 साल तक काम करे, तब उसको परिवर्तित किया जाता है स्मॉल फाइनेंस बैंक में, ये याद रखिएगा। और स्मॉल फाइनेंस बैंक, ध्यान रखिए, हमारे भारत में वर्तमान में कितने हैं? 12 है, याद रखिए, ये 12, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने हैं? 12। और
इससे ये होता है जब स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है तो पहली बात जो इसके ऑपरेशंस होते हैं उसका दायरा बढ़ जाता है, ठीक। और बिना किसी लिमिट के डिपॉजिट्स भी कर सकता है और ऋण देने की अनुमति होती है। पर जो पेमेंट बैंक होता है उसको ऋण देने की अनुमति नहीं होती है और जो डिपॉजिट होता है वो 2 लाख तक का ही कर सकता है। डिपॉजिट मतलब जमा, यानी आप जाएंगे बैंक में तो 2 लाख तक का है तो जमा कर लेगा अगर पेमेंट बैंक है, और 2 लाख से ऊपर है तो नहीं जमा करेगा। बट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ ये हो जाता है कि 2 लाख से ऊपर का भी पैसा जमा कर लेगा। तो ये कुछ परिवर्तन हुए। तो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन निकलता है कि हाल ही में किसे स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में आरबीआई ने परिवर्तित किया है पेमेंट बैंक से, तो वो है आपका फिनो पेमेंट्स बैंक। और इसका है कि वर्तमान में भारत में कितने पेमेंट्स बैंक हैं, वो 12 हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत हाँ, ये एक पॉइंट छूट गया है कि वर्तमान में जो पेमेंट्स बैंक हैं उनकी संख्या 5 है। पहले 6 थी तो अब एक परिवर्तित हो गया स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो अब 5 है, याद रखिएगा। इसमें ये होता है कि आप बिना लिमिट के डिपॉजिट्स कर सकते हैं और ऋण दे सकते हैं, ऑपरेशंस का दायरा भी बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA, जिसे सेपा भी बोलते हैं, सीपा भी बोलते हैं, कुछ लोग सेपा बोलते हैं, कुछ लोग सीपा बोलते हैं, और इसका जो विस्तारित नाम है व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता। हाल ही में भारत और ओमान के बीच ऐसा सेपा पर समझौता हुआ है और ये 18 दिसंबर को हुआ। कहाँ पर हुआ? ओमान की राजधानी मस्कट पर। इसमें जो हस्ताक्षर करता थे तो दोनों देशों के प्रमुख नहीं थे, अर्थात प्रधानमंत्री और वहाँ के प्रमुख नहीं थे, बट जो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल और उनके समकक्ष यानी ओमान के भी जो उद्योग मंत्री होंगे, इन दोनों ने हस्ताक्षर किया और उस समय प्रधानमंत्री वहाँ पर उपस्थित थे। और ये खाड़ी सहयोग परिषद का दूसरा देश है, ठीक है। तो पहला कौन था? संयुक्त अरब अमीरात, जिसने 2022 में भारत के साथ ऐसा समझौता किया था, याद रखिएगा। ओमान ने 2026, देखिए ये भी एक सफलता की बात है कि जो खाड़ी देश है उसमें ओमान की स्थिति अच्छी है। और अमेरिका को 2006 में इसने समझौता किया था अमेरिका के साथ, उसके बाद कई दशकों बाद ये भारत एक पहला देश है जिसके साथ इसने समझौता किया है, ठीक है, याद रखिएगा। और भारत यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम के साथ जुलाई 2025 में ऐसा ही व्यापक आर्थिक समझौता किया था, इसको याद है। तो व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सेपा हाल ही में भारत ने किसके साथ किया? ओमान के साथ किया। कहाँ पर? मस्कट, ओमान की राजधानी। 18 दिसंबर। हस्ताक्षरकर्ता पीयूष गोयल और उनके समकक्ष। खाड़ी सहयोग परिषद में ऐसा समझौता करने वाला ये दूसरा है और पहला UAE, संयुक्त अरब अमीरात। और उसके बाद भारत ने यूके के साथ जुलाई 2025 में ऐसा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता किया था, यद्यपि उसका नाम सेटा है, ठीक है ना। याद रहे, ये छोटे छोटे अंतर होते हैं सेपा सेटा इन सब में, तो इसके लिए हम एक स्पेशल क्लास लेके आएंगे, ठीक है, स्पेशल क्लास लेके आएंगे, तब उसमें पूरा बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर, GDP वृद्धि दर। तो हाल ही में GDP वृद्धि दर के बारे में बताया गया कि 2025-26 की जो दूसरी तिमाही है उसमें जो वृद्धि दर है वो 8.2 है, ठीक है। और ये वृद्धि दर का आंकड़ा दिया किसने? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसे NSO बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और एक सफलता है कि अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने के बावजूद भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च है, ठीक है। तो GDP वृद्धि दर NSO के द्वारा कितना? 8.2% का आंकड़ा दिया गया कि इतनी वृद्धि के साथ भारत अपना विकास कर रहा है, ठीक है। आर्थिक वृद्धि दर कितनी है? 8.2%। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत पर अमेरिका ने कितना परसेंट टैरिफ लगाया था? तो 50%, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, एशियाई विकास बैंक। तो एशियाई विकास बैंक
हाल ही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर है कितनी होगी, इस पर एक रिपोर्ट दिया। तो उन्होंने जहां पहले 2025-26 का ये आंकड़ा है, ठीक है, और इसमें 7.2% भारत की आर्थिक वृद्धि दर होगी। ये किसने कहा है? एशियाई विकास बैंक ने। और पहले 6.25% था। तो इसको बढ़ा करके उन्हें आशा लगी कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर और बढ़ेगी, तो 7.2% कर दिया। वहीं हाल ही में कुछ समय पहले आरबीआई ने 7.3% आर्थिक वृद्धि दर होने की संभावना जताई थी। तो 7.2% ये आपका एशियाई विकास बैंक ने कहा, और 7.3% आर्थिक वृद्धि दर के साथ भारत आगे बढ़ेगा, ये आरबीआई ने कहा। हाल ही में मौद्रिक नीति जारी की गई है किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के द्वारा। ये 2025-26 का था, और ये 5वीं द्विमासिक समीक्षा है। और ये मौद्रिक नीति जारी कौन करता है? तो आरबीआई की 6 सदस्यीय जो मौद्रिक नीति समिति है उसके द्वारा जारी किया जाता है। इसका जो परिवर्तन किया गया, तो देखें ये कुछ, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। क्या है ना कि ये जैसे मार्केट में कितना पैसा रहेगा, कब ज़्यादा है करना है, कब कम करना है, ऐसी चीज़ों पर जो नियंत्रण होता है वो आरबीआई का होता है। अब जैसे ये आरबीआई है और ये आपका बैंक है और ये मार्केट है। मार्केट में हम सभी लोग आ जाते हैं, हम लोगों के पास पैसा रहता है ना। और ये बैंक के रूप में एग्जाम्पल आपका एसबीआई, और इधर आपका आरबीआई, ठीक, आरबीआई हो गया। होता क्या है कि किसी वस्तु का मांग कम करना है या ज़्यादा करना है, पूर्ति ज़्यादा करना है या पूर्ति कम करना है, महंगाई को नियंत्रित करना है, इस संबंध में जो नियंत्रण है वो मौद्रिक नीति के आधार पर आरबीआई लेता है। तो जैसे क्या है कि इसका एक नियम होता है कि अगर ये दर जो है आरबीआई ने बढ़ा दिया, ठीक है, अगर बढ़ा दिया तो यहाँ पर जो पैसा है वो ज़्यादा आएगा। इसका सीधा मोटा यही बात है कि अगर आरबीआई ने यहाँ पर बढ़ा दिया तो टाइट हो गया मामला, तो यहाँ पर पैसा क्या होगा? कम आएगा। और यहाँ अगर कम कर दिया आरबीआई ने पैसा, ये मौद्रिक नीति यहाँ पर कम कर दी तो यहाँ पर ज़्यादा आ जाएगा पैसा। ये एक छोटा सा रहता है, इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग स्पेशल क्लास में करेंगे। पर ये याद रखिए कि ये होता है कि मार्केट में पैसा कम आए या ज़्यादा है, इसका नियंत्रण आरबीआई करता है। ये विभिन्न रिपोर्ट्स के विभिन्न जो दर हैं उसके आधार पर। तो पहला रेपो रेट, जिसका अक्टूबर पहले था 5.50, अब हो गया 5.25, ठीक है। ये 1 अक्टूबर के बाद और 5 दिसंबर के बाद। तो 5.50 से 5.25 यानी 2.25 ये कम हुआ है, यानी मार्केट में तरलता बढ़ेगी अर्थात पैसा ज़्यादा आएगा। रिवर्स रेपो रेट 3.35 था, उसको स्टेबल ही रखा है 3.35 में। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये पहले 5.25 थी और इसे कम कर 5.00 कर दिया गया। और वैसे ही सेम बैंक दर पहले 5.75 थी, उसे 2.25 कम कर 5.50 कर दिया। एमएसएफ रेट जो है वो 5.75 था, अब 5.50 कर दिया। सीआरआर जो था वो 3.50, अब 3.00 यानी कम किया है। एसएलआर ये ज़्यादातर स्टेबल ही रहता है, 18 पहले था और 18 अभी भी है। इसका मतलब है, ये जो कम करने का मतलब आप समझे, कम करने का मतलब ये है कि आरबीआई चाह रही है कि मार्केट में पैसा अधिक जाए, जिससे मांग जनरेट हो, ठीक है ना, डिमांड जनरेट होनी चाहिए। तो इस कारण से ये ऐसा किया गया है। बस शायद आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाने का प्रयास किया, और जो थोड़ा बहुत रह गया होगा तो उसे मैं स्पेशल क्लास में कर दूंगा। अब आज नेक्स्ट टॉपिक पर, कोपरा एमएसपी। कोपरा एमएसपी, ये कोपरा मीन्स नारियल, ये याद रखिएगा, नारियल को कोपरा कहते हैं। तो ये जो कोपरा है या नारियल दो प्रकार के होते हैं, एक मिलिन कोपरा और दूसरा होता है बॉल कोपरा।
मिलिंद कोपरा का हाल ही में जो एमएसपी प्राइस है उसे बढ़ाया गया है दोनों को। तो मिलिंद कोपरा का 11,582 रुपये प्रति कुंटल जो था उसे बढ़ाकर 12,027 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है, जो कि 445 रुपये वृद्धि है। वहीं जो बॉल कोपरा है उसको 12,100 प्रति कुंटल से बढ़ाकर 12,500 प्रति कुंटल कर दिया गया और इसमें 400 रुपये की वृद्धि हो गई है। ये जो एमएसपी है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसका जो निर्णय है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल की समिति ने लिया। ठीक, और ये किसकी संस्तुति पर निर्णय लेते हैं, यानी कितना बढ़ाना है कितना नहीं बढ़ाना, इस पर जो संस्तुति है वो कृषि लागत एवं मूल आयोग की मानी जाती है। ठीक है, और ये इस सिद्धांत पर काम करता है कि कम से कम जो उसने लागत लगाई है उसे 50% से अधिक लाभ होना चाहिए, यानी उसके कुल लागत का 1.5 गुना एमएसपी रहना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये जो घोषणा है 1.5 गुना एमएसपी सिद्धांत, यानी जो लागत का 1.5 गुना रेट होना चाहिए खरीदारी का, वो 2018-19 के बजट पर इसकी घोषणा की गई थी। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हाल ही में जो कोपरा अर्थात नारियल का जो एमएसपी बढ़ाया गया है वो मिलिंद कोपरा का 12,027 कर दिया गया, यानी 445 रुपये बढ़ा है। अब बाल कोपरा का 12,500 प्रति कुंटल कर दिया गया, यानी 400 रुपये में वृद्धि हुई। और इसकी संस्तुति कौन देता है, तो कृषि लागत एवं मूल आयोग देता है। चलिए अगले टॉपिक पर। अमेरिका के बाद मैक्सिको ने आयातों पर 50% टैरिफ लगाया। तो अमेरिका पहला देश था जिसने 50% टैरिफ लगाया था, कई देशों पर, इसमें भारत भी शामिल था। और मैक्सिको ने भी भारत को शामिल करते हुए 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। हाइड्रोजन चलित यात्री पोत। तो भारत का ये प्रथम हाइड्रोजन चलित यात्री पोत है जो पूर्णतः स्वदेशी है, याद रखिए। और ये काशी में गंगा नदी में नमो घाट से ललित घाट के बीच चलाई गई है। और इसका उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल, जो कि जहाजरानी मंत्री हैं, इनके द्वारा किया गया। तो भारत का पहला स्वदेशी, पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन चलित यात्री पोत कहाँ पर, काशी में गंगा नदी पर, नमो घाट से ललित घाट, और सर्बानंद सोनोवाल इसके उद्घाटन करता। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जनगणना 2027 हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर को इसकी मंजूरी दी। बहुत दिनों से इंतजार किया जा रहा था कि भाई जनगणना कब होगी कब होगी, तो 12 दिसंबर 2025 को मंजूरी दे दी गई। ये 8वीं है स्वतंत्रता के बाद, और शायद वैसे स्वतंत्रता के पहले अगर जोड़ा जाए तो शायद 16वीं होगी, पर स्वतंत्रता के बाद ये 8वीं है। इस बार पूर्णतः डिजिटल, पहली बार ऐसा हो रहा है, पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। डेटा संग्रह मोबाइल ऐप के माध्यम से होगा, और उसका जो मॉनिटरिंग है उसके लिए पोर्टल का यूज किया जाएगा। निगरानी के लिए CMMS एक पोर्टल डेवलप किया गया है, इसका नाम है सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके द्वारा निगरानी की जाएगी, और इसमें 11,718.28 करोड़ लागत की बात की गई है। ये 2 चरणों में होगा, जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण है उसमें घरों की सूची और आवास की जनगणना होगी, और ये अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच चलेगी। यानी अप्रैल शुरू हो गया तो अब स्टार्ट हो जाएगी, अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच चलेगी। और इसका जो दूसरा चरण है वो इसके अंतर्गत जनसंख्या की गणना की जाएगी, और ये फरवरी 2027 में होगा। पर एक कंडीशन याद रखें, इसमें है कि जो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन राज्यों में जो दूसरे चरण की जनगणना है उसका काम सितंबर 2026 में ही पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, इसका याद रखें। और ये जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियमावली 1990 द्वारा संचालित और कार्यान्वित होगी। तो जनगणना 2027
12 दिसंबर को मंजूरी, और ये 8वीं स्वतंत्रता के बाद जनगणना है। इसके लिए CMMS पोर्टल निगरानी के लिए लाया गया, और इसके 2 चरणों में होगी। ठीक है, पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 और दूसरा चरण फरवरी 2027। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ऐसे राज्य हैं जहां पर दूसरा चरण भी सितंबर 2026 में कंप्लीट कर लिया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। बीमा क्षेत्र में 100% FDI। ठीक है, तो सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 लाया गया लोकसभा में, और क्रमशः लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के द्वारा 16, 17, 20 दिसंबर को पारित कर दिया गया। यानी लोकसभा ने 16 दिसंबर, राज्यसभा में 17 दिसंबर और प्रेसिडेंट ने मुहर लगाया 20 दिसंबर को। और जो पहले 74% था, अभी 100% हो गया। इसका थोड़ा सा इतिहास देखें, पहले 26% था शुरू में, 2016 में इसे 49% किया गया, फिर 2021 में 74% और अब 100% हो गया। ठीक है, और ये 2047 तक विकसित भारत बनना है ना भारत को, तो सभी को बीमा देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके उद्देश्य से ये प्राइवेट कंपनी आए और इसमें निवेश करें और अधिक से अधिक लोगों को बीमा मिले, तो 100% कर दिया गया। और ये LIC अधिनियम 1956 और IRDA अधिनियम 1999 को संशोधित किया गया है। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही पॉइंट है कि हाल ही में बीमा क्षेत्र में कितना % FDI कर दिया गया है, 100%। कितने से? 74% से बढ़ाकर 100% का। तो हम अब चलते हैं अंतिम माह की तरफ, जनवरी। आर्थिक परिदृश्य, यानी इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें जो रहेंगी उसका अध्ययन करेंगे। तो पहला टॉपिक है कृषिगत उत्पादन। ये कृषिगत जो उत्पादन है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के जारी किया जाता है, और इसके अंतर्गत देखा जाए तो इस साल कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है 3577.32 मिलियन लाख मीट्रिक टन। ठीक है, उसके बाद चावल का जो उत्पादन हुआ वो 1501.84 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, ये सभी जो उत्पादन है वो लाख मीट्रिक टन में आपका दिया गया है। ठीक, गेहूं का उत्पादन हुआ 1179.45 लाख मीट्रिक टन। मक्का का उत्पादन हुआ 434.09 लाख मीट्रिक टन। श्री अन्न के अंतर्गत जो हमारे मोटे अनाज आते हैं उसका दूसरा नाम दे दिया गया है श्री अन्न, जिसके अंदर बाजरा वगैरह आता है। इसका उत्पादन हुआ है 185.09 लाख मीट्रिक टन। कुल दालों का जो उत्पादन है वो 256.83 लाख मीट्रिक टन। ठीक, और कुल तिलहन, भारत में कुल तिलहन का उत्पादन हुआ है 429.89 लाख मीट्रिक टन। उसके बाद गन्ना का उत्पादन हुआ है 4546.11 लाख मीट्रिक टन। कपास का उत्पादन हुआ है 297.24 लाख। ये मीट्रिक टन में नहीं होता क्योंकि कपास जो है ना गांठों के रूप में इसका आकलन किया जाता है, तो 297.24 लाख गांठें। ठीक है, तो फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कुल खाद्यान्न 3577.32 लाख, मतलब आप ये याद रखिएगा कि सभी में आपको लाख मीट्रिक टन लगाना है, बाकी मैं आपको बोलता चला जा रहा हूं। ठीक है, चावल का उत्पादन 1501.84, गेहूं का उत्पादन 1179.45, मक्के का उत्पादन 434.09, श्री अन्न का उत्पादन 185.09, कुल दाल का उत्पादन 256.83, कुल तिलहन 429.89, गन्ने का उत्पादन 4546.11, कपास का उत्पादन 297.24 लाख गांठें। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता टॉपिक। और अगला जो टॉपिक है ऋण गारंटी योजना। ये ऋण गारंटी योजना है, ये भारत सरकार के द्वारा निर्यातों के लिए लाई गई है। इसके अंतर्गत MSMEज जो हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग हैं वो भी शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत 20,000 करोड़ का अतिरिक्त ऋण देने की सुविधा प्रदान की गई है।
और ये राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी जो है वित्तीय सेवा उसके द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हाल ही में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में जो ऋण गारंटी योजना आई है उसके अंतर्गत कितना अतिरिक्त ऋण देने की बात की गई है, तो 20,000 करोड़ की। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। चीनी उत्पादन, अभी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ऐसे नॉर्मल आप देख लीजिए कि चीनी का जो उत्पादन है वो 3.95 मिलियन टन का इस साल हुआ है और ये लगातार वृद्धि हो रही है। ये भारतीय चीनी एवं जैव निर्माता संघ के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है कि हमारे यहाँ इतना चीनी का उत्पादन हुआ। अब अगला टॉपिक है हमारा नैरो बॉडी SJ-100 यात्री विमान। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, नैरो बॉडी SJ-100 यात्री विमान, और ये HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये HAL द्वारा, ये भारत की कंपनी है, ने हाल ही में रूसी कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट के साथ एक समझौता किया। ठीक है, एक समझौता किया है और कहां पर, मॉस्को में समझौता हुआ है। और इस समझौते में भारत की तरफ से DK सुनील और रूसी कंपनी के तरफ से वादिम बड़ेखा शामिल हुए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि हाल ही में जो HAL और रूसी कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट के बीच जो समझौता हुआ है SJ-100 यात्री विमान के लिए, वो किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ, तो उद्देश्य में तो भारत और रूस के बीच हुआ, पर व्यक्तियों के बीच पूछा जाएगा। जो दो व्यक्ति वहां उपस्थित थे वो थे वादिम बड़ेखा और DK सुनील, और ये पहली बार इसका निर्माण भारत में होगा। ठीक है ना, पूर्णतया जो है पहली बार ऐसा हो रहा है जो भारत में इसका निर्माण होगा। और ये जो समझौता है हमारी जो भारत की उड़ान योजना है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने से संबंधित है, इसको बढ़ावा देने में सहयोग करेगी। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि नैरो बॉडी SJ-100 यात्री विमान, ये जो है इसका समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है, तो रूस के साथ किया है। किस और कौन कौन सी कंपनी है, तो इसमें भारत की तरफ से HAL और रूसी कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, कहां पर हुआ समझौता, तो राजधानी, रूस की राजधानी मॉस्को में। ठीक है, और हाँ बस इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट होते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हर साल भारत में आयोजित किया जाता है। ये भारत का है अपना 44वां, ठीक है ना, 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन हुआ। कहां पर, नई दिल्ली में हुआ, और ये 14 से 27 नवंबर के बीच हुआ। और इसका जो आयोजन है ये पहल तो आपके वाणिज्य मंत्रालय की है। ठीक है, पहल वाणिज्य मंत्रालय की है, लेकिन जो ऑर्गेनाइज कराता है वो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में ये व्यापार मेला संपन्न होता है। और ये भारत मंडपम जो है, प्रगति मैदान में भारत मंडपम है, वहां पर ये आयोजित हुआ। इसका जो उद्घाटन है जितिन प्रसाद, जो कि वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के, इन्होंने उद्घाटन किया। टोटल 12 देशों, मुख्य रूप से 12 देशों ने उपस्थिति दर्ज कराई। और इसमें सबसे ज्यादा जो आकर्षण का जो केंद्र रहा वो मैत्री मंडप है। ठीक है, और ये जो मैत्री मंडप है, ये आकर्षण का केंद्र रहा। ये प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत है। ठीक है, साझीदार राज्य, यहां से क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये दोनों पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। एक तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो आपकी थीम है यहां से आएगा, और साझीदार जो राज्य है वो आपके बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपके साझीदार राष्ट्र है। और फोकस राज्य आपका झारखंड है। ठीक है, तो अब जैसे ये पॉइंट है आपका साझीदार राज्य है, अब ऐसे क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन से राज्य साझीदार राज्य नहीं थे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला पे। तो आपको ये चारों याद करके रखना है। ठीक है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। अब इसमें जैसे आपका ये हम बताएं तो जैसे ये आपका बिहार है और इसी के बगल में उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पर ये आपका महाराष्ट्र, ये आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, और यहाँ राजस्थान। तो बहुत ही सिंपल है, उत्तर प्रदेश बिहार, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, ये राजस्थान और यहाँ महाराष्ट्र, ये 4 राज्य आपके साझीदार।
तो इसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कौन सा था, 44 नंबर का। ठीक है, उसके बाद ये जो हुआ तो इसकी थीम क्या थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक, इसमें साझीदार राज्य मैंने आपको बता ही दिया, फोकस राज्य झारखंड। ठीक है, और ये हो सकता है कि इसका पूछ ले कि उद्घाटन किसने किया, तो जितिन प्रसाद ने किया। तो ये आपके अति महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। अब अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, नया आधार वर्ष। तो भारत में क्या होता है कि जीडीपी के आकलन के लिए स्थिर मूल्य पर, चालू मूल्य पर एक आधार वर्ष निकाला जाता है। तो उसी से संबंधित एक नया आधार वर्ष आया है। तो ये जीडीपी व राष्ट्रीय आकलन से संबंधित है, स्थिर मूल्यों पर। ठीक है ना, स्थिर मूल्यों पर जो आधार वर्ष तय किया गया है वो 2022-23 तय किया गया है। और इससे पहले कितना था, 2011-12। आप लोग कई बार पढ़े होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है, क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में कि आधार वर्ष क्या है। तो पहले 2011-12 था, अब ये 2022-23 हो गया है। चालू मूल्यों पर अर्थात उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है ये आपका 2024 है इसका आधार वर्ष, और पहले कितना था, 2012। ये जो नया आधार वर्ष आपका लाया गया, ये प्रोफेसर विश्वनाथ गोलडार की अध्यक्षता में 26 सदस्यीय, ठीक है, जो पैनल था इसने डिसीजन लिया इस संबंध में। ठीक है, और ये सर्वप्रथम पूरे हमारे भारत में सर्वप्रथम 1967 में पहली बार नया आधार वर्ष चेंज किया गया था, जिसको 1960 और 61 को माना गया था। और ये 1948-49 को चेंज करके 1960-61 किया गया था 1967 में। तो अति महत्वपूर्ण जो बिंदु है जो आपका दो ही है कि हाल ही में जो नया आधार वर्ष आपका बना है वो स्थिर मूल्यों के आधार पर कौन सा है, 2022-23, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात चालू मूल्यों के आधार पर कौन सा है, ठीक है, वो है आपका 2024। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है प्रोफेसर विश्वनाथ गोलडार की अध्यक्षता में ये निर्णय हुआ। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें रेल माल ढुलाई का अधिक, इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। तो पहले जैसे 906.9 मिलियन टन का ढुलाई होती थी, अब 935.1 मिलियन टन हो गया है। तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आप फैक्ट आपको पता हो, आप लिख दीजिए। बाकी ये प्रीलिम्स या किसी भी जो आपका एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम है, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, ये 16वां वित्त आयोग। 16वां वित्त आयोग ये अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया। ये राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है और ये 17 नवंबर को गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। यह एक संवैधानिक निकाय है वित्त आयोग। तो इसका अनुच्छेद 280(1) में ये वर्णित है। जो सिफारिशें हैं 16वें वित्त आयोग की वो 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगी और कुल 5 वर्ष तक इसकी सिफारिशें लागू होंगी। ठीक है, अर्थात ये 2026-27 से शुरू होकर 2030-31 तक इसकी सिफारिशें चालू होंगी। और इसमें जो पूर्णकालिक सदस्य हैं वो 2 हैं। पहला एनी जॉर्ज मैथ्यू, दूसरे आपके मनोज पांडे। ठीक है, और अंशकालिक जो सदस्य हैं वो है डॉक्टर सौम्यकांति घोष और टी रविशंकर। ठीक है, इसके 16वें वित्त आयोग के जो सचिव हैं वो आपके ऋत्विक पांडे हैं। प्रधानमंत्री प्लस वित्त मंत्री, दरअसल क्या था कि ये जो 16वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है ये अरविंद पनगड़िया जी जाते हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को देते हैं, पर इसकी एक एक कॉपी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को भी दिया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, और उसके बाद अगर बैकग्राउंड की बात करें तो 15वें जो वित्त आयोग है था उसके जो अध्यक्ष थे NK सिंह थे, नंदकिशोर सिंह। और जो प्रथम, देखिए इस समय ट्रेंड है पहला पूछते हैं और या तो जो आज हुआ है उसके पहले एक का पूछ लेते हैं। तो जैसे 16वां बना है तो 15वां पूछ लिया कि 15वां के अध्यक्ष कौन थे, तो NK सिंह, नंदकिशोर सिंह। और प्रथम
वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये केसी नियोगी थे। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके सभी बिंदु हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 16वां वित्त आयोग अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, राष्ट्रपति को इन्होंने 17 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपी। ये वित्त आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 280 एक के तहत। इसकी जो सिफारिशें हैं वो 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएंगी, 5 वर्षों के लिए लागू रहेंगी, सॉरी, यानी 2026-27 से 2030-31 तक। पूर्णकालिक जो सदस्य हैं एनी जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांडे। अंशकालिक जो सदस्य हैं डॉक्टर सौम्यकांति घोष और टी रविशंकर। इसके सचिव ऋत्विक पांडे। ये समझिए कि ये आपका ये कुछ ये और ये ऋत्विक पांडे और अरविंद पनगड़िया, ये समझिए 4 स्टार का पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आने के चांस है। इसके सचिव ऋत्विक पांडे और 15वें जो वित्त आयोग था तो उसके अध्यक्ष एनके सिंह और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। तो इस तरह से हमारा ये वाला इकोनॉमी का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला जो टॉपिक है वो है आपका 8वां वेतन आयोग, ठीक है। तो ये जो 8वां वेतन आयोग है ये दरअसल केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन और पेंशन का अवलोकन और आगे कितना बढ़ाना है उस संबंध में ये गठन किया जाता है इसका। हाँ, ये ध्यान रखें कि जो वेतन आयोग आता है केंद्र सरकार का वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए होता है, पर उसको क्या होता है बाद में राज्य सरकार उसको, प्रत्येक राज्य सरकार इसको फॉलो करती है, ठीक है। और ये प्रत्येक 10 वर्ष में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। इसकी घोषणा जनवरी 2025 में की गई। इसकी नियुक्ति एवं शर्तों की मंजूरी 28 अक्टूबर 2025 को की गई। इसके 8वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो रंजना प्रकाश देसाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, रंजना प्रकाश देसाई। और इसके जो अंशकालिक जो सदस्य हैं वो प्रोफेसर पुलक घोष और इसके सचिव पंकज जैन। और इस तरह से ये अपेक्षा की गई है कि 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष ए.के. माथुर थे। प्रथम जो वेतन आयोग भारत में जब गठित किया गया उसके जो अध्यक्ष थे श्रीनिवास वरदाचार्यार, ठीक है। ये स्वतंत्रता के पहले ही जनवरी 1946 में गठित कर दिया गया था। तो 8वां वेतन आयोग, ठीक है, ये आपके इसके जो अध्यक्ष हैं वो रंजना प्रकाश देसाई और इसके जो अंशकालिक सदस्य हैं वो प्रोफेसर पुलक घोष, सचिव पंकज जैन, 7वें के ए.के. माथुर और प्रथम श्रीनिवास वारदाचार्यार। इसके बाद इसकी में जो और इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि इसकी घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, ये ध्यान रखिएगा, घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी। इस तरह से इकोनॉमी सेगमेंट का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है पीएम किसान सम्मान निधि। ये पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जारी किया। ये 19 नवंबर को जारी किया गया। कहाँ पर? कोयम्बतूर पर। ये कोयम्बतूर तमिलनाडु में पड़ता है आपका, ठीक है। ये जैसे आपका तमिलनाडु है तो यहाँ पर आपका कोयम्बतूर पड़ेगा। तो और ये जो सम्मान निधि जारी हुई 21वीं किस्त वो कृषि शिखर सम्मेलन जो कोयम्बतूर में आयोजित किया गया था उसी के उपलक्ष्य में वहीं से इन्होंने जारी किया। और इसके अंतर्गत 9.35 करोड़ किसानों को यह सम्मान निधि दी गई और लगभग 18,000 करोड़ रुपए की किस्त आई। हाँ, ये याद रखिएगा कि 4 राज्य पहले ही दे दिए गए थे। 4 राज्यों को दरअसल यहाँ पर आपदा आ गई थी तो इसलिए इनको पहले ही दे दिया गया था। जैसे जम्मू कश्मीर, ठीक है, आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है, सॉरी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान, इनको पहले ही दे दिया गया था। इसके लिए जो पात्रता है कि आपके पास कृषि भूमि होनी चाहिए, एक फार्मर आईडी होनी चाहिए और EKYC करा के रखना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जो संस्थागत भूमि धारक है उनको बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति सरकारी विभाग में कार्यरत हैं या सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और पंजीकृत आप पेशेवर नहीं होने चाहिए, यानी आप इंजीनियर, डॉक्टर, CA, वकील ऐसे नहीं होना चाहिए।
और ये कोई भी अगर भूमि है वो गैर कृषि कार्यों में लिप्त है, ये प्रयोग में आ रही है, तो उसको वो ये सम्मान निधि नहीं मिलेगी। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पीएम किसान सम्मान निधि कौन सी किस्त है, 21वीं किस्त है, और ये कहाँ पर जारी किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, कोयम्बतूर में, ठीक है। और कृषि शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ इस साल, कोयम्बतूर में हुआ 19 नवंबर को। बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है।